हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डोमेस्टिक वायलेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगर आपको डोमेस्टिक वायलेंस केस अपने फेवर में करना है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस केस जो है उसमें सेक्शन 12 में कंप्लेंट फाइल करती है सबसे पहले वाइफ। उसके बाद जो है कोर्ट डीआईआर मंगाता है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आई है कि अगर कंप्लेंट केस है तो उसमें डीआईआर मैंडेटरी नहीं है, तो फिर भी कोर्ट जो है डीआईआर आजकल मंगाते हैं एज अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। और जब डीआईआर आती है तो वो एक तरीके से फॉर्मेट होता है जो कंप्लेंट का ही कॉपी पेस्ट वर्जन होता है, कोई उसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो कई लोग कहते हैं कि डीआईआर में ढंग से इंक्वायरी नहीं की गई, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो क्या करें। तो डीआईआर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं है, ये है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये एक तरीके से फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट में जो है कंप्लेंट का ही कंटेंट कॉपी पेस्ट किया होता है, कुछ भी उसमें इंक्वायरी नहीं होती है। डीआईआर जब आ जाती है तो जो मैजिस्ट्रेट है वो जनरली क्या करते हैं, वो फिर समनिंग ऑर्डर पास कर देते हैं। जनरली समनिंग ऑर्डर जो है हस्बैंड के खिलाफ पास होता है, पर कई बार अगर वाइफ रिलेटिव्स के साथ रही हुई है तो सब रिलेटिव्स को भी जो समनिंग ऑर्डर पास हो जाता है। बट अगर कई बार रिलेटिव जो है माता पिता और भाई के अलावा जो लोग होते हैं उनको समनिंग ऑर्डर जो है डेफर कर दिया जाता है कि पहले रिस्पोंडेंट आएगा, वो अपना जो है से देगा, उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। जनरली ये होता है। तो सेक्शन 2S है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, जिसमें शेयर्ड हाउस होल्ड की बात की हुई है। शेयर्ड हाउस होल्ड में यानी कभी किसी भी पॉइंट पे माता पिता या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं वो साथ रहे हो एक ही घर में एक ही छत के नीचे, तब जनरली मजिस्ट्रेट जो है समन्स इशू कर देते हैं उन रिलेटिव्स को। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं, समनिंग ऑर्डर को इस पॉइंट पे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर वेग एलिगेशन है तो क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। अभी हाल ही में मैंने कर्नाटका हाई कोर्ट से सिमिलर क्वेश्चन ऑर्डर लिया था डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वो जरूर केस एक्सपीरियंस देख सकते हैं। उसके बाद जो है स्टेप आता है आपका रिप्लाई का। आप जो है अपना रिप्लाई पेश करेंगे मैजिस्ट्रेट के आगे। जो भी आपका एविडेंस है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, वो आप इकट्ठे ही सप्लाई करेंगे दूसरी पार्टी को भी, और कोर्ट में आप देंगे वो रिप्लाई होने के बाद कोर्ट आप दोनों के इनकम एफिडेविट के लिए रख देगा। वाइफ अपना इनकम एफिडेविट देगी और आप भी अपना इनकम एफिडेविट देंगे। उस बेसिस पे जो है इंटरिम पे फैसला होगा। अब इंटरिम एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है। इससे पहले आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ कहीं पे वर्किंग है और आपके पास कुछ बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं, बट आप वो स्टेटमेंट निकाल नहीं सकते या फिर एम्प्लॉयर से पता नहीं कर सकते कि वो कितने सैलरी अर्न कर रही है, तो ऐसे में आप एक सेक्शन 91 या 94 BNS जो अभी नया कानून आया है उसमें आप फाइल कर सकते हैं एक एप्लीकेशन फॉर समनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो या तो आपकी वाइफ जो है इसमें एक स्टेटमेंट दे देगी मैजिस्ट्रेट के आगे कि जी हाँ मैं कार्यरत हूँ, या फिर वो एम्प्लॉयर से जो है डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ये होती है प्रक्रिया इनकम एफिडेविट फाइल करने के बाद। यानी वाइफ का जब इनकम एफिडेविट आ जाता है तब आप ऐसी एप्लीकेशन डालिए। ये स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोग नहीं फॉलो करते इस चीज को, जिसकी वजह से इंटरिम मेंटेनेंस जो बहुत ज्यादा बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बहुत क्रूशियल स्टेज है। अगर ये सब चीजें आ जाती है तो मेंटेनेंस जीरो भी हो सकती है। तो मेरा जो एक आर्टिकल है वो जरूर पढ़िए कि कैसे आप जीरो मेंटेनेंस कर सकते हैं इस स्टेज को यूज करके। तो ये स्टेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट पे। आप अपना केस आर्ग्यू कीजिए इनकम एफिडेविट्स के बेसिस पे। कोर्ट जो इंटरिम मेंटेनेंस जो है वाइफ या फिर बच्चे के लिए रख देगा। अब इसमें जितना भी टाइम लगा है उस हिसाब से एरियर्स भी फिक्स हो गए, यानी डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी अगर आप इंटरिम 3 साल बाद डिसाइड हो रही है तो 3 साल के एरियर्स भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगा, ये चीज का ध्यान रखिए। तो ऐसे में आपको इंटरिम मेंटेनेंस या मंथली मेंटेनेंस एसेस करना बहुत जरूरी है। अगर आप ढंग से एसेस नहीं कर पाएंगे ये, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज आप जरूर देखिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ वो है कंप्लेनेंट एविडेंस की स्टेज। कंप्लेनेंट एविडेंस में एक साइड अपना एफिडेविट फाइल करेगी, अपना एविडेंस एफिडेविट जो कि कंप्लेंट की लाइंस पे ही होगा, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट एग्जिबिट करेगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसकी क्रॉस एग्जामिन करने की। ढंग से क्रॉस एग्जामिन आपको करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाती है
डीई की, यानी आपका डिफेंस एविडेंस, यानी आपका आरई जिसे हम आरई या डीई कहते हैं, वो आ जाती है, जिसमें आपका एविडेंस और आपके विटनेसेस कोर्ट एग्जामिन करेगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे या जो भी आपके एग्जिबिट्स होंगे या एफिडेविट होगा वो आपका एग्जिबिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी हो गई फाइनल आर्ग्यूमेंट। जब वाइफ साइड का एविडेंस आ गया, आपका एविडेंस आ गया, तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स की स्टेज होगी। वहां पे आपको अपना सारा का सारा रिटर्न आर्ग्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जजमेंट जो भी है वो सबमिट करिए और ढंग से अपना केस आर्ग्यू कीजिए और लास्ट में अगेन जजमेंट होगा। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर मैजिस्ट्रेट कोर्ट अगर पास करता है तो उसकी जो अपील है आप सेशंस कोर्ट में डाल सकते हैं, सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। और अगर आपको सीधा क्वाशिंग के लिए जाना है वो आप इनिशियल स्टेजेस पे आप जा सकते हैं, पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट, वहां पे आप स्टे ऑन ट्रायल भी ले सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ये क्या क्रिमिनल केस होता है या सिविल केस होता है? ये दोनों क्वासी क्रिमिनल क्वासी सिविल केस होता है। इसमें हर डेट में आपको जाने की जरूरत नहीं होती, आपकी एग्जेम्पशन लग जाती है। इसमें अब रिलीफ क्या क्या वाइफ ले सकती है उस पर बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, वाइफ को रेजिडेंशियल ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो शेयर्ड हाउस होल्ड में, या ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मिल सकते हैं, चाइल्ड कस्टडी पे डिसीजन आ सकता है इस पे, और मॉनिटरी रिलीफ, कंपनसेशन, ये सब चीजें जो है वाइफ अलग अलग सेक्शंस में क्लेम कर सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और साथ ही साथ रिकवरी ऑफ स्त्रीधन भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप ऐसे केसेस फाइट कर रहे हो, और अपना केस अच्छी तरह फाइट कीजिए। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट्स चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ अभी 100 सीट्स मेरे पास अवेलेबल है और शायद मैं अगला कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वीडियो देखी है उस पर जो है कमेंट भी कीजिए कि आपको और क्या वीडियो मेरी तरफ से चाहिए और कैसा जो है ये वीडियो लगी है, ये भी कमेंट कीजिए। और कोई आपकी क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।